हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। मैं हूं सुरभि माथुर और बच्चों आज मैं लेकर आई हूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी और उसमें मैंने आपको सारे टाइप्स बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है ये बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले तो बच्चों ये है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन उससे ठीक अपोजिट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। यानी यहाँ कोई दो पेरेंट नहीं होंगे, सिंगल पेरेंट होंगे। वहां पर गैमेटिक फ्यूजन हो रहा था, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा। चूंकि यहाँ पे कोई जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, जो प्रोजेनी होगी, जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे किसके, अपने पेरेंट्स के। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो इन चारों पॉइंट्स को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और वो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो गैमेटिक फ्यूजन इज देयर, so the offspring which are formed after the asexual reproduction are exactly identical to their parents and there is rapid increase in the number of individuals। तो ये इन चारों पॉइंट्स को मिला के हमने लिखी asexual reproduction in algae की डेफिनेशन। इसका पूरा एक फुल क्वेश्चन आता है, प्लस जिस जिस के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिन स्पोर्स के थ्रू होता है, उस पर इंडिविजुअल भी पूछ लिया जाता है डिफाइन में। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एल्गी में किस किस तरीके से होता है। पहला जूस्पोर, दूसरा एप्लानोस्पोर, तीसरा आता है हिप्नोस्पोर, चौथा आता है एकाइनीट, पांचवा आता है एंडोस्पोर और छठा आता है टेट्रास्पोर। तो ये 6 मेथड्स हैं, ये 6 डिवाइसेस हैं, ये 6 तरह के स्पोर्स हैं जिनके थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जू स्पोर्स। देखो बच्चों, जू स्पोर, जैसे ही जू वर्ड कहीं पर भी आता है उसका मतलब क्या होता है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, उस स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आई स्पॉट भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि आई स्पॉट का काम क्या होता है, डायरेक्शन देना सेल को। तो इसीलिए क्या होता है, इसका काम क्या हो गया, डायरेक्शन, गिव्स डायरेक्शन टू द सेल। तीसरी चीज आती है, अगर फ्लैजिला है तो वो फ्लैजिला का नंबर 2 भी हो सकता है, उसका नंबर 4 भी हो सकता है, या मैनी फ्लैजिला भी हो सकती है। अब अगर 2 है तो उसमें आपको नाम याद रखना होगा क्लेमाइडोमोनास का, क्लेमाइडोमोनास का। अगर 4 फ्लैजिला की बात करते हैं तो इसमें हमें नाम याद रखना होगा मैक्रोजूस्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स, मैक्रोजूस्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स, मैक्रोजूस्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स। और अगर हम बहुत सारी फ्लैजिला की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगी वाउचेरिया में, और वहां पे इस जूस्पोर को एक पर्टिकुलर हम नाम दे देते हैं और वो नाम होता है सिनजूस्पोर। ठीक है, तो यानी हमने बात कर ली कि जू स्पोर इस तरह के स्पोर्स हैं जिनमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। फ्लैजिला है तो आई स्पॉट होगा, फ्लैजिला का नंबर 2, 4 या बहुत सारा उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है कि ये जो जू स्पोर्स में जो फ्लैजिला है वो एंटीरियरली लोकेटेड भी हो सकती है, एंटीरियर एंड पर। एंटीरियर एंड पर मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने ये बनाई और इसका एंटीरियर एंड हो गया, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी क्लेमाइडोमोनास में। वहीं पर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो जू स्पोर है उसमें लेटरल साइड पर इंसर्टेड हो फ्लैजिला, और इसमें आपको नाम याद रखना होगा एक्टोकार्पस का। ठीक, ये एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है। अब ये जू स्पोर आखिर बनते कहाँ हैं, तो जू स्पोर जो बनते हैं वो बनते हैं जू स्पोरेंजियम में, जू स्पोरेंजियम में। ठीक है, अब कैसे बनते हैं, अब जैसे मान लो जू स्पोरेंजियम है और इसके अंदर बहुत सारा प्रोटोप्लास्ट है, तो 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट जो है वो एक जूस्पोर बना दे, है ना, एक बड़ा सा जूस्पोर बना दे, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इसमें जितना भी प्रोटोप्लास्ट है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, इस तरह से सेगमेंट्स बन जाए, हर सेगमेंट में एक एक न्यूक्लियस होगा,
थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लास्ट होगा और जितने सेगमेंट बने उतने ही क्या बन जाएंगे, जूस्पोर बन जाएंगे। तो ये जूस्पोर बनने का मेथड होता है। तो इसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो जूस्पोर पर डिफाइन भी पूछा जा सकता है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है। 3 तरह से क्वेश्चंस इसमें बनेंगे कि ऐसा जूस्पोर बताओ जिसमें कि एंटीरियरली लोकेटेड होती है फ्लैजिला, तो उसमें आपको नाम याद रखना है क्लैमाइडोमोनास का। ऐसा जूस्पोर बताओ जिसमें कि लेटरल साइड पर होती है फ्लैजिला, तो एक्टोकार्पस का नाम याद रखना है। ऐसा जूस्पोर बताओ जिसमें कि मल्टी फ्लैजिलेटेड मतलब स्ट्रक्चर हो, वो जूस्पोर जिसको आप सिंस जूस्पोर कहते हैं, तो उसमें आपको वाउचेरिया का नाम याद रखना होगा। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह की। तो ये हमने पहले पढ़ लिया सबसे पहला जूस्पोर। अब हम आ जाते हैं किस पे, एप्लानोस्पोर पे। एप्लानोस्पोर ठीक इसके अपोजिट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसा होता है, नॉन मोटाइल। अब अगर मैंने नॉन मोटाइल कह दिया तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लैजिला क्या होगी, एब्सेंट होगी, तो हमने फ्लैजिला एब्सेंट कर दी। इसका मतलब क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट है तो इसलिए डायरेक्शन किसको देगा, किसी को नहीं देगा, तो इसलिए आई स्पॉट भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। तीसरी बात, तो फिर होगा क्या इसमें होगी एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल, डिस्टिंक्ट सेल वॉल। अब जैसे मान लीजिए 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जूस्पोर्स आर मोटाइल स्ट्रक्चर वेयर एज एप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। यानी जूस्पोर तो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, जबकि एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। दूसरी बात, जूस्पोर में डिस्टिंक्ट सेल वॉल नहीं मिलती, ठीक है, एब्सेंट ऑफ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जबकि एप्लानोस्पोर जो होते हैं उसमें आपको डिस्टिंक्ट सेल वॉल मिलेगी। और ये सेल वॉल क्या करेगी, ये सेल वॉल इस काम आती है कि एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन कब होता है, जब थोड़ी सी कैसी कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान, अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान। अब अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा ड्रॉट की पोजीशन है या एक्सट्रीम कोल्ड की पोजीशन है, तब ये क्या करते हैं, सर्वाइव करने का काम करते हैं। एप्लानोस्पोर के थ्रू वो प्लांट्स, वो एल्गी सर्वाइव कर पाती है। तो ये बात हुई एप्लानोस्पोर की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो जूस्पोर मिलते हैं वो जूस्पोर मेनली आपको मिलेंगे एक्वेटिक एल्गी में, ठीक है, एक्वाटिक एल्गी में मेनली, है ना, मैं लिख देती हूँ मेनली। लेकिन जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं बच्चों, वो आपको मेनली आपको मिलेंगे टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी में, टेरेस्ट्रियल एल्गी में, ठीक है। कुछ आपको एक्वेटिक एल्गी में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में, लेकिन मेनली जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, मेनली फाउंड इन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेनली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी, एप्लानोस्पोर। तो समझ में आ गई बात। एप्लानोस्पोर क्या हुए, नॉन मोटाइल स्पोर्स हुए जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, यानी कि ड्रॉट और एक्सट्रीम कोल्ड में बनते हैं, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी में मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आता है हिप्नोस्पोर। अब देखो मैंने क्या बताया एप्लानोस्पोर में कि एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है। अब हिप्नोस्पोर उससे थोड़े से और मोटे होते हैं, ठीक है। यानी एप्लानोस्पोर और हिप्नोस्पोर में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो एप्लानोस्पोर कंपैरेटिवली कम थिक होते हैं, और अगर उस पर ज़्यादा लेयर चढ़ा दी जाए और ज़्यादा सेल वॉल थिक कर दी जाए तो क्या बन जाएंगे, हिप्नोस्पोर। ये मिलेंगे किसमें, ये आपको मिलेंगे, एक एल्गी का नाम आपको याद रखना होगा, पेडिएस्ट्रम, और साथ ही साथ आपको नाम याद रखना होगा स्फेरिएला। इसमें क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। और ये भी क्या है कि कब बनते हैं, ये बनते हैं एट द टाइम ऑफ डेसिकेशन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, तब इन हिप्नोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं और नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। तो ये तो दो एग्जाम्पल हुए, किसके, जिसमें कि हिप्नोस्पोर मिलते हैं, पेडिएस्ट्रम और स्फेरिएला। कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, एट द टाइम ऑफ डेसिकेशन फॉर्म होते हैं। अब आ जाते हैं हम सबसे मोटल्लों पर। ये सबसे ज़्यादा मोटल्ले स्पोर्स होते हैं, जो एकाइनिट्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मोटल्ले होते हैं, सबसे ज़्यादा मोटे होते हैं। अब ये मिलेंगे किसमें, ये आपको मिलेंगे एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी में। अब जैसे ही मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी कहा और ये डायग्राम आपने देखा तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये किसका डायग्राम है, नॉस्टॉक का डायग्राम है। तो नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसमें ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो 1 2 3 4, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, ये एकाइनिट्स हैं। अब ये बनते कैसे हैं, इन एकाइनिट्स को उस समय भी पढ़ाते समय मैंने बताया था, एक नाम और देता है, और वो नाम क्या होता है, रेस्टिंग स्पोर्स। अब इसमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल होती है, उस वेजिटेटिव सेल के चारों तरफ 3 लेयर्स का, ये एक लेयर बनाई, ये दूसरी लेयर बनाई,
और ये तीसरी लेयर बनाई, तो ये हो गए खूब मोटे लाला, है ना, ये हो गए। और ये करेंगे क्या, ये फूड स्टोर करने का काम करेंगे, ये फूड स्टोर करने का काम करेंगे, फूड स्टोरेज का काम करेंगे। ये भी कब बनेंगे, ये भी जब बनेंगे जब एक्सट्रीम कोल्ड होगा या एक्सट्रीम ड्रॉट होगा, एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम ड्रॉट, उस कंडीशन में इसका फॉर्मेशन होगा। और ये क्या करेंगे, ये अनफेवरेबल कंडीशन से ओवरकम करने में, यानी उससे निकलने में, कि जब तक ये इतना ज़्यादा कोल्ड पड़ता है, जितनी ज़्यादा ड्रॉट की कंडीशन होती है, उस समय कैसे कोई एल्गी सर्वाइव करे, तो वो किसके थ्रू सर्वाइव करती है, वो इन रेस्टिंग स्पोर्स या अकाइनिड्स के थ्रू सर्वाइव करती है। ये बात करी हमने अकाइनिड्स की, तो अकाइनिड्स आ जाएगा तो क्या लिखेंगे कि बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड स्पोर्स है, थिक वॉल्ड स्पोर्स। और मेंशन करना पड़ेगा कितनी, सेल वॉल के अलावा, सेल वॉल के अलावा कितनी लेयर होती है, 3 लेयर्स का कोट होता है इस सेल के चारों तरफ। और इसमें बनते कैसे हैं कि कोई भी जो वेजिटेटिव सेल है, उस वेजिटेटिव सेल के चारों तरफ 3 लेयर्स का कोट बन जाएगा, जिससे कि एक थिक वॉल्ड स्पोर बनेगा। और उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम अकाइनिड्स नाम दे देंगे, जिसको हम रेस्टिंग स्पोर भी कहते हैं, जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। अब ये अकाइनिड्स मिलते किस में है, तो हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉस्टॉक में ये मिलते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब हम आगे मूव करते हैं, आगे बात करेंगे टेट्रास्पोर की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्स हैं ये, इसलिए क्योंकि ये जो एल्गी में मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है पॉलीसाइफोनिया का। ये क्या है, एक रेड एल्गी है, रेड एल्गी है और मराइन वाटर में मिलती है। इसका जब आप सेक्शन काट के देखेंगे तब आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ये वाला डायग्राम नज़र आएगा। इसमें क्या होगा, ये वाली जो सेल है, ये वाली, ये जो सबसे बड़ी वाली सेल है, ये जो है ये क्या है, ये एक्सियल सेल है। ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन, ये वाली सेल, ये क्या है, एक्सियल सेल है। फिर यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पर क्या होगा, ये टेट्रास्पोरेंजियम होगी। नाम समझो क्या है, नाम है टेट्रास्पोर। तो यानी ये बनेंगे कहाँ, ये बनेंगे टेट्रास्पोरेंजिया में। दूसरी बात, टेट्रास्पोरेंजिया में क्या होगी, टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल होगी। उस टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल में से बनेंगे टेट्रास्पोर। ये टेट्रास्पोर कब बनते हैं, ये टेट्रास्पोर बनते हैं जब टेट्रास्पोर मदर सेल, टेट्रास्पोर मदर सेल, टेट्रास्पोर मदर सेल, इसमें क्या होगा, मियोसिस हुआ, इसमें मियोसिस हुआ। तो मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, टेट्रास्पोर बनेंगे। और इन टेट्रास्पोर्स का नंबर कितना होगा, इनका नंबर होगा 4। अब आप यहाँ पे देखो, मैं एक डायग्राम आपको और दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये टेट्रास्पोर्स का, ये क्या है, टेट्रास्पोर। 4 टेट्रास्पोर बनेंगे। अब ऐसा मत करना कि आप ऐसे काउंट करो 1 2 3 4, ये 4 नहीं है, ये 16 है। कैसे, यहाँ पे देखो, फोकस करो यहाँ पे, ये एक टेट्रास्पोर, ये दूसरा, ये तीसरा और एक पीछे होगा। यानी कि ये 4 टेट्रास्पोर कैसे अरेंज है, ये टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज है। अब जो ये 4 टेट्रास्पोर बनेंगे उसमें से 2 मेल होंगे और 2 जो होंगे वो फीमेल होंगे। ये स्ट्रक्चर अपने आप में कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो अगर भाई टेट्रास्पोर का आ जाता है तो हमें लिखना क्या है, हमें लिखना ये है कि टेट्रास्पोर्स आर फाउंड इन रेड एल्गी, that is Polysiphonia. These are haploid structures, and these are formed in, these are also non-motile structure, and these are formed in tetrasporangia. अब देखो यहाँ पर जो ये वाली सेल है ना, ये वाली जो सेल है, ये क्या है, टेट्रास्पोरेंजियम है। इस टेट्रास्पोरेंजियम में मिलेगी आपको टेट्रास्पोर मदर सेल। जब मदर सेल कह दिया तो इसका मतलब कैसी होगी, ये डिप्लॉइड होगी। अब इसमें होगा मियोसिस, जिससे बनेंगे 4 टेट्रास्पोर। उसमें से जो 2 होंगे वो कैसे होंगे, मैं इधर लिखती हूँ, जो 2 होंगे वो कैसे होंगे, मेल होंगे, 2 जो होंगे वो फीमेल होंगे। तो इस तरीके से 4 टेट्रास्पोर बनते हैं। और ये चारों टेट्रास्पोर कैसे अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होते हैं। लास्ट अपना आ जाता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर सबसे अच्छे स्पोर है। क्यों है सबसे अच्छे स्पोर, कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सेल है, ठीक है, अब इस सेल में क्या है, बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म है। अब इस प्रोटोप्लाज्म का या इस सेल में 3 तरह से डिवीजन होगा। एक मान लीजिए वर्टिकल हुआ, 3 प्लेन्स में डिवीजन होगा, एक इस तरीके से, एक ट्रांसवर्स प्लेन में और एक ऑब्लिकली, ठीक है। 3 प्लेन्स में इसमें डिवीजन हुआ। तो इससे हुआ क्या कि जो प्रोटोप्लाज्म था वो छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जब ये मेन वॉल रप्चर होगी तब ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है ये बाहर आएंगे, जर्मिनेट करेंगे और नया
इंडिविजुअल बना देंगे। अब आप कहोगे कि फिर इसमें क्या अलग बात हुई? इसमें बात ये अलग हुई कि अब तक हमने जितने भी स्पोर पढ़े, चाहे वो हिप्नोस्पोर देखे, चाहे हमने प्लानोस्पोर देखे, चाहे हमने अकाइनिड्स देखे, सब कैसे थे? थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर थे। लेकिन एंडोस्पोर ऐसे स्पोर हैं जो कैसे हैं? थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ये बात खास ध्यान रखने की है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंडोस्पोर और अकाइनिड में क्या अंतर है, या एंडोस्पोर और एप्लानोस्पोर में क्या अंतर है। तो अंतर ये है कि बाकी जितने भी आपने स्पोर देखे ज़ूस्पोर को छोड़ करके, वो सब कैसे स्ट्रक्चर थे? थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर थे, अनफेवरेबल कंडीशंस में बन रहे थे। जबकि जो एंडोस्पोर्स हैं वो कैसे हैं? वो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर हैं, और ये आपको देखने को मिलेंगे डर्मोकार्पा में। डर्मोकार्पा एक एल्गी का नाम है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 तरह के स्पोर पढ़े। कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिए? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े ज़ूस्पोर्स, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़े एप्लानोस्पोर्स, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़े हिप्नोस्पोर्स, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़े अकाइनिड्स, जो सबसे वाले मुटल्ले थे वो अकाइनिड्स, और फिर उसके बाद हमने क्या देखे? टेट्रास्पोर। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एकाइनिड्स और टेट्रास्पोर पे पूछा जाता है, और एंडोस्पोर पे डिफाइन आता है। एंडोस्पोर तो आपको सिंपल लिखना है, दीज आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन इन थ्री प्लेन्स ऑफ द सेल ऑफ एनी एल्गल सेल, और इट इज़ फाउंड इन डर्मोकार्पा एल्गी। तो ये हमने आज कहानी देखी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसी तरह के और मज़ेदार लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर लेक्चर बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।